नमस्कार मित्रों, प्यारे बच्चों, शुभाशीष। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास। इससे पहले लेक्चर में हमने पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 की बात की थी। इसमें हमने 3 मुख्य केंद्रीय समस्याओं की बात की, आर्थिक तंत्र की बात की, 3 मुख्य केंद्रीय समस्याओं की बात की। इसके बाद अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार पढ़े, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों प्रकार पढ़े अर्थव्यवस्था के। आर्थिक नियोजन की बात की थी हमने कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय अधिकारी देश की आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करता है। इसके बाद हमने पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य पढ़े थे, जो समृद्धि तथा विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता तथा न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार, ये 5 दीर्घकालीन उद्देश्य पढ़े। इसके बाद हमने कृषि विकास की बात करी थी। कृषि विकास में भूमि सुधार के बारे में पढ़ा था, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने हरित क्रांति के बारे में बातचीत की। हरित क्रांति के प्रभाव पढ़े। हरित क्रांति के प्रभाव के साथ साथ हमने सब्सिडी पर बहस की बात की कि क्या कृषि में आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए अथवा नहीं। इसके बाद आज हम बात करेंगे औद्योगिक विकास या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आज का टॉपिक इसी चैप्टर का आगे वाला भाग है, औद्योगिक विकास का। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि औद्योगिक विकास स्वतंत्रता के समय हमारी औद्योगिक स्थिति, औद्योगिक क्षेत्र अल्प विकसित था। केवल सूती वस्त्र और जूट उद्योग ही मुख्य रूप से विकसित थे और पूंजीगत उद्योग के नाम पर हमारे पास केवल 2 एक व्यवस्थित उद्योग लोहो तथा इस्पात की केवल 2 फर्में थी। एक फर्म जमशेदपुर में, दूसरी कलकत्ता में। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय औद्योगिक विकास की चुनौती के रूप में हमारे सामने समस्या आई कि हम औद्योगिक विकास का जिम्मा निजी क्षेत्र के पास रखें अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के पास रखें। काफ़ी तर्क वितर्क के बाद ये निश्चित किया गया कि औद्योगिक विकास की में मुख्य भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र की रहेगी और निजी क्षेत्र उसके सहायक की भूमिका में होगा। ऐसा क्यों किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका निर्धारित की गई क्योंकि निजी क्षेत्र के पास पूंजी का अभाव। उस समय निजी क्षेत्र के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित कर सके। केवल टाटा और बिरला 2 ही बड़े उद्योगपति थे। अन्य उद्योगपतियों के पास पर्याप्त रूप से पूंजी नहीं थी, तो बड़े उद्योगों को लगाने के लिए केवल टाटा और बिरला ही सक्षम थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र को अग्रणी भूमिका नहीं दी गई। निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की कमी।
निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन की कमी का अर्थ है कि निजी क्षेत्र जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता था उनको बाजार की आवश्यकता थी, और जबकि हमारे पास बाजार सीमित आकार का था। निजी क्षेत्र लाभ से प्रेरित होकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, और लाभ होगा जब हमारे पास विस्तृत या बड़ा बाजार हो, तभी हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो बाजार के सीमित आकार के कारण औद्योगिक वस्तुओं की मांग अत्यधिक कम थी, इसलिए निजी क्षेत्र इसमें इसलिए निजी क्षेत्र आगे बढ़कर औद्योगिक विकास की भूमिका को निभाने के लिए उत्साहित नहीं था। तीसरा, समाज के कल्याण का उद्देश्य। ऐसा माना जाता था कि यदि निजी क्षेत्र अग्रणीय भूमिका निभाएगा तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण का उद्देश्य प्रभावित होगा। यदि सरकार समानता और समाज कल्याण के उद्देश्य को साकार करना चाहती है तो उसे अग्रणी भूमिका निभानी ही पड़ेगी, क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ से प्रेरित होकर कार्य करता है, ना कि समाज के कल्याण से प्रेरित होकर। इन सब चीज़ों से प्रभावित होने के बाद, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के बाद, जब ये निश्चित कर दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अग्रणीय रहेगी, तो उस स्थिति में 1956 में एक औद्योगिक नीति अधिनियम बनाया गया। इस औद्योगिक नीति अधिनियम में उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहली अनुसूची, इसमें वो 17 उद्योग शामिल थे। कितने उद्योग शामिल थे? 17, जिनका स्वामित्व पूर्ण रूप से सरकार के पास था। स्वामित्व पूर्ण रूप से सरकार के पास होने का अर्थ ये है कि इन वस्तुओं का उत्पादन केवल और केवल सरकार करेगी। निजी उद्योग, निजी क्षेत्र यदि इनमें उत्पादन करना चाहता है तो उसको इसकी आज्ञा नहीं थी। ये क्षेत्र कौन कौन से थे? जैसे युद्ध सामग्री, सैन्य सामग्री, परमाणु ऊर्जा, एयरक्राफ्ट, तेल, रेलवे आदि। दूसरी अनुसूची, जो अनुसूची बी है, इस अनुसूची में 12 उद्योग रखे गए। इस अनुसूची में जो उद्योग रखे गए उनमें मुख्य भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र की रहेगी और निजी क्षेत्र सरकार के प्रयासों में सहायता करेगा। अर्थात इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर इन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। इसमें एल्यूमिनियम, खनन उद्योग, उर्वरक आदि उद्योग रखे गए। तीसरी अनुसूची, सी अनुसूची, जिसमें इस टेबल में वो सारे उद्योग रखे गए जो अनुसूची ए तथा बी में नहीं है। अनुसूची ए में कितने उद्योग थे? 17 उद्योग। बी में कितने थे? 12 उद्योग। इनको छोड़कर जितने भी अन्य उद्योग थे, तो ये सारे उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुले छोड़ दिए गए और सरकार इन सभी उद्योगों के विकास के लिए केवल सुविधा प्रदान करेगी, बाकी सरकार इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं करेगी। तो ये औद्योगिक नीति अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों का वर्गीकरण था। इसके अलावा इसी अधिनियम जो 1956 में बना, इसके अंतर्गत बात हुई लाइसेंस की। इस अधिनियम को शॉर्ट में हम कह देते हैं लाइसेंस कोटा परमिट।
एल पी क्यू। एल पी क्यू, एल मीन्स लाइसेंस, पी का अर्थ परमिट और क्यू का अर्थ कोटा, अर्थात लाइसेंस, कोटा और परमिट। ये तीन मुख्य शब्द इस औद्योगिक लाइसेंस नीति जो 1956 में बनी उसके मुख्य बिंदु थे। कौन कौन से बिंदु हुए? इसको हम शॉर्ट में क्या कह देंगे? LPQ, लाइसेंस, कोटा, परमिट, या LQP कह सकते हैं आप इसे, कुछ भी कह लें, एक ही बात है, लाइसेंस, कोटा, परमिट। तो LQP। इसके बाद इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे लाइसेंस की बात, कि औद्योगिक लाइसेंस नीति सरकार ने चीज़ों के लिए, वस्तुओं के निर्माण के लिए लाइसेंस देने शुरू किए। तो लाइसेंस किस किस चीज़ के लिए मिलते थे? निम्न मुद्दों के लिए लाइसेंस जारी करती थी। पहला मुद्दा, नए उद्योग की स्थापना। निजी क्षेत्र कोई भी नए उद्योग को लगाने की अनुमति निजी उद्योग को नहीं थी। उसको यदि निजी उद्योग लगाना है, कौन सी अनुसूची में आने वाले उद्योग को लगा सकता है? वो C अनुसूची में। तो उस C अनुसूची में आने वाले उद्योग को भी लगाने के लिए सरकार को लाइसेंस, उस निजी क्षेत्र को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब सरकार लाइसेंस देने की क्या नीति थी कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए सरकार आसानी से लाइसेंस दे देती थी। क्यों? जिससे जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका आसानी से विकास हो सके, वहाँ पर औद्योगिक विकास हो सके, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार चाहती थी कि अधिकांश उद्योग धंधे ऐसे क्षेत्रों में लगें जहाँ जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए सरकार आसानी से लाइसेंस देती थी। साथ ही साथ कर लाभ तथा निम्न दरों पर बिजली जैसी छूट भी दी जाती थी। यदि कोई उद्योगपति, निजी क्षेत्र का व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र से पिछड़े हुए क्षेत्रों में कोई उद्योग लगाना चाहता है तो सरकार आसानी से लाइसेंस भी दे देती थी और उसके साथ साथ कर में छूट देती थी, टैक्स घटा देती थी, उसके बिजली भी सस्ती दरों पर प्रदान की जाती थी। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना, जिससे ऐसे सभी क्षेत्र जहां जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो भी आगे बढ़कर जो अग्रणीय क्षेत्र हैं उनके बराबर आ सकें। दूसरी जो विशेषता थी औद्योगिक लाइसेंस नीति की, वो थी वर्तमान इकाइयों के विस्तार और उत्पादों का विविधीकरण। यदि कोई निजी उद्योगपति अपने उद्योग में उत्पादन का विस्तार करना चाहता है, मान लीजिए वो जितने इकाइयों का उत्पादन पहले करता था उससे अधिक इकाइयों का उत्पादन करना चाहता है, अथवा उत्पादों का विविधीकरण का क्या अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के आइटम बनाना चाहता है, उसी उद्योग से, उसी फैक्ट्री से वो अलग अलग तरह के आइटम बनाना चाहता है, तो भी उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। अर्थात वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहे या उत्पादन के विभिन्न उत्पाद, जैसे एक बिस्किट होता है तो विभिन्न प्रकार के बिस्किट बनाती है कंपनी, इसको हम कहते हैं विविधीकरण। वो उसका विविधीकरण करना चाहे अपने उत्पाद का, या उत्पाद को
की मात्रा बढ़ाना चाहे तब भी उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये लाइसेंस सरकार कब देती थी? जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी या सरकार को इस बात का विश्वास हो जाता था कि इस वस्तु की अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में आवश्यकता है। तो लाइसेंस नीति समझ आई। लाइसेंस नीति सरकार ने लागू की औद्योगिक नीति अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें लाइसेंस उन्हीं उद्योगों को दिया जाएगा जो भी कोई निजी क्षेत्र का में नया उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको लाइसेंस लेना होगा। और लाइसेंस देने में सरकार उन्हीं स्थानों पर लाइसेंस देने की ज़्यादा इच्छुक थी, आसानी से लाइसेंस देती थी जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। यदि कोई अपने वर्तमान उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहता है अथवा अपने उत्पादों का विविधीकरण करना चाहता है तो भी उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं लघु उद्योग। लघु उद्योग का अर्थ है हम बात कर रहे थे लघु उद्योग की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब कौन सा उद्योग दीर्घ उद्योग या बड़ा उद्योग है, कौन सा उद्योग लघु उद्योग है, इसको परिभाषित करने के लिए हमने पैमाना बनाया निवेश का, अर्थात उस उद्योग को स्थापित करने में कितना पैसा लगेगा। तो लघु उद्योग को एक इकाई की परिसंपत्तियों पर अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। परिभाषा एक बार फिर ध्यान से पढ़ें। क्या पैमाना था लघु उद्योग, कौन सा उद्योग लघु है, कौन सा उद्योग दीर्घ है? तो इसके लिए पैमाना बनाया गया कि लघु उद्योग को एक इकाई की परिसंपत्तियों पर अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। 1950 में 5 लाख से बदलकर यह सीमा वर्तमान में 1 करोड़ हो गई है। इसका अर्थ हुआ कि ऐसी सभी इकाइयों को 1955 में लघु उद्योग कहा गया जो 5 लाख या 5 लाख से कम कीमत में शुरू हो जाती थी, अर्थात जिसमें निवेश 5 लाख या 5 लाख से कम था, वो सारे उद्योग लघु उद्योग कहलाए। 5 लाख से ज़्यादा निवेश से यदि कोई उद्योग लग रहा है तो वो दीर्घ उद्योग कहलाया। वर्तमान में यह सीमा 1 करोड़ हो गई, क्योंकि अब रुपए की कीमत घटती जा रही है, इसलिए अब कीमत कितनी रख दी गई? 1 करोड़ रुपए। अर्थात अब यदि हम 1 करोड़ से कम कीमत में कोई उद्योग शुरू करते हैं तो वो कहलाएगा लघु उद्योग, और 1 करोड़ से अधिक कीमत में हम कोई उद्योग शुरू करते हैं, उसमें निवेश 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो वो कहलाएगा दीर्घ उद्योग। सरकार ने इन लघु उद्योगों को विशेष प्रयास के द्वारा आगे बढ़ाया, इन पर अत्यधिक बल दिया। इसका कारण था कि लघु उद्योग श्रम प्रधान तकनीकी के द्वारा चलते हैं। बेटा, हमने इसी चैप्टर में केंद्रीय समस्याओं में बात करी थी कैसे उत्पादन किया जाए। तब हमने 2 तकनीकी पढ़ी थी, पूंजी प्रधान तकनीकी और श्रम प्रधान तकनीकी। तो लघु उद्योग कौन सी तकनीकी के द्वारा चलते हैं? श्रम प्रधान तकनीकी। तभी हमने पढ़ा था कि श्रम प्रधान तकनीकी कम निवेश से शुरू हो जाती है, लेकिन और साथ ही इसका एक फ़ायदा और भी होता है कि यह अधिक रोजगार सृजित करती है। तो लघु उद्योग से लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला, इसके कारण सरकार ने लघु उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। लेकिन उसी में हमने ये भी पढ़ा था कि इससे उत्पादित सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, तो इसलिए ये माना गया कि लघु उद्योग बड़ी फर्मों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते।
यह उद्योग तभी फल फूल सकते हैं जब इन्हें संरक्षण मिले। संरक्षण का मतलब है कि बड़ी फर्मों की प्रतियोगिता इन्हें ना करनी पड़े, इनको उस प्रतियोगिता से बचाया जाए। तो सरकार ने इसके लिए विभिन्न कदम उठाए, जैसे कुछ उत्पादन लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिए कि भाई इन चीज़ों का उत्पादन केवल लघु उद्योग के द्वारा ही होगा, बाकी बड़े उद्योग इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेंगे, जिससे इनका बड़े उद्योगों का, बड़ी फर्मों से इनकी प्रतियोगिता बच गई। लघु उद्योग को निम्न उत्पाद शुल्क, इनसे जो उत्पाद शुल्क है बहुत कम लिए गए और इनको आगे बढ़ाने के लिए नीची दरों पर ऋण दिए गए, बैंकों से रियायती दरों पर ऋण प्रदान करवाए गए, जिससे लघु उद्योग आसानी से फल फूल सकें। तो ये बात करी हमने आज इस चैप्टर में औद्योगिक विकास की। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1950 से 1990 के बीच हमारी व्यापार नीति कैसी रही। ट्रेड पॉलिसी, इस नीति को हम शॉर्ट में कह सकते हैं, जैसे औद्योगिक नीति को कौन सी नीति कह सकते हैं हम, LQP, लाइसेंस कोटा परमिट। इस व्यापार नीति को हम कह सकते हैं आयात प्रतिस्थापन नीति। के सरकार की व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन नीति पर आधारित थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत प्रयास किए। पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्यों में भी हमने ये पढ़ा था, आत्मनिर्भरता वाला उनका एक उद्देश्य था। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत से आयातों को घरेलू आयात से प्रतिस्थापित करने की रणनीति अपनाई। ये सोचा गया कि जो वस्तुएं और सेवाएं हम बाहर से लेते हैं, उन वस्तुओं को और सेवाओं को हम घर में ही, अपने देश में ही उत्पादन करें और उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करें। इसे अंतर्मुखी व्यापार भी कहते हैं। अंतर्मुखी मीन्स अंदर अंदर ही व्यापार होना, अर्थात हम विदेशों से सामान ना मंगाकर अपने देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान बना। ये आयात प्रतिस्थापन नीति पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं की आधार थी। पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में, अर्थात पहले 4 आज़ादी के बाद पहले 4 दशक में इसी बात पर बल दिया गया कि आयात कम से कम किया जाए। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि इस नीति में वस्तुओं और सेवाओं के आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति की नीति हो। अर्थात वस्तुओं और सेवाएं जिनको हम आयात करते हैं, उनको आयात करने के बजाय हम घर में ही उत्पादन कर लें। तो इस नीति के कारण जब घरेलू उद्योग लगाए गए और वहाँ उत्पादन किया गया, तो इसमें उनको विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान किया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक टीवी जो पहले बाहर से आ रहा था, आयात प्रतिस्थापन नीति के लिए हमने क्या किया कि उसको घर में ही बना लें। तो घर में बनाने के लिए अब जो शुरू में घर में बना, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित हुआ, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं थी जितनी विदेशी सामान की थी। तो हमने उसको विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान किया, जिससे अब ये संरक्षण पर हम क्यों चाह रहे थे आयात प्रतिस्थापन, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा की बचत हो कि खरीदने के लिए, बाहर से आयात करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी, तो वो बचे और साथ में देश आत्मनिर्भर हो। तो इसके लिए हमारी व्यापार नीति बनाई गई आयात प्रतिस्थापन नीति। अब इस आयात प्रतिस्थापन नीति में क्या क्या चीज़ें आई। पहला, प्रशुल्क और कोटा, टैरिफ एंड कोटाज।
सरकार ने घरेलू उत्पाद को विदेशी आयात से संरक्षण के लिए दो तरीकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया। दोनों तरीके कौन कौन से थे? प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क से अभिप्राय आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों से है। अर्थात जो विदेशों से जो सामान आ रहा था, जो वस्तुएं आ रही थी, तो जब वो देश में आई तो आने पर उन पे कुछ टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रशुल्क। ये अत्यधिक बढ़ा दिया। अब इसको बढ़ने से क्या होगा कि विदेश से आने वाली वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। जब वो बहुत महंगी हो जाएंगी तो उनको लोग कम करेंगे। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाकर इसको महंगा बना दिया, इस जिससे इनका प्रयोग कम हो। तो प्रशुल्क की परिभाषा एक बार फिर देखते हैं। प्रशुल्क से अभिप्राय आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों से है, कि आयात होने वाली वस्तुओं पर सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रशुल्क। ये कर बढ़ा दिए, कर बढ़ाने से वस्तु महंगी हो गई, महंगी होने से उसका उपयोग कम हो गया। दूसरा, कोटा। कोटे से अभिप्राय घरेलू उत्पादक द्वारा वस्तु की आयात की जाने वाली अधिकतम सीमा को तय करने से है। अर्थात उन पर प्रशुल्क के द्वारा कर तो बढ़ा दिए, और कोटा के द्वारा क्या किया कि भारत में जितने भी आयातक थे, बाहर से विदेशी सामान का आयात करते थे, तो आयात होने वाली वस्तु की मात्रा निश्चित कर दी, अधिकतम सीमा तय कर दी। जैसे घड़ियां हैं तो 1000 से ज़्यादा घड़ी एक वित्त वर्ष में भारत में आयात नहीं की जा सकती। ये कहलाता था कोटा। अब इन दोनों चीज़ों को अपनाने का क्या कारण था, क्यों अपनाई हमने? कि आयात प्रतिस्थापन के द्वारा घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों से संरक्षण प्रदान किया गया। यह सोचा गया, अब इन्हें हम संरक्षण क्यों दे रहे थे? क्योंकि इनकी क्वालिटी उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। घरेलू नए नए उद्योग लगे, जो घरेलू घड़ी बनी वो बहुत अच्छी नहीं बनी। विदेशी घड़ियों की गुणवत्ता के सामने वो नहीं टिक पाती थी। फिर भी हमने सोचा कि कुछ दिन ये घड़ी जब बिकती रहेंगी तो हमारे व्यापारियों को, हमारे उद्योगों को कुछ लाभ होगा। उस लाभ के द्वारा ये नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे और धीरे धीरे एक निश्चित समय अवधि में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करने लायक हो जाएंगे। अर्थात अपने सामानों की क्वालिटी में, गुणवत्ता में सुधार कर कर ये अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं जैसी बना लेंगे। दूसरा, आयातों पर नियंत्रण आवश्यक था, क्योंकि विलासिता वस्तुओं के आयात से विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार हमारे यहाँ विलासितापूर्ण वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को से वाली वस्तुओं से अलग होती हैं, जो हमें ऐशो आराम के लिए उपयोग करते हैं, वो वस्तुएं कहलाती हैं विलासिता वस्तुएं। तो इन वस्तुओं को यदि हम बाहर से मंगवाते हैं तो ये मूलभूत आवश्यकता तो है नहीं हमारी, ज़रूरी तो है नहीं हमारे लिए, फिर भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो इसमें विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। इस सारे में हम थोड़ी सी बात करें कि औद्योगिक विकास का आलोचनात्मक परीक्षण की बात करें, तो आलोचनात्मक परीक्षण में औद्योगिक विकास के द्वारा जीडीपी में अनुपात तेजी से बढ़ा। अर्थात हमारी जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्रक का अनुपात तेजी से बढ़ा, अर्थात हमारे देश में उत्पादन तेजी से हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ। भारतीय उद्योग ने विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया। जैसा पहले हमने देखा था, जूट और सूती वस्त्र उद्योग ही था, अब बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया। लघु उद्योगों के विकास में कम पूंजी वाले व्यक्तियों को भी व्यवसाय में आने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि लघु उद्योग कम पैसे से के निवेश से ही शुरू किए जा सकते थे, इसलिए कम पूंजी वाले व्यक्ति भी
निवेश करके उद्योगपति बन सके। इससे समानता के साथ विकास को बढ़ावा मिला। आयातित प्रतिस्थापन द्वारा घरेलू उद्योगों के विकास को संभव बनाया। आयात प्रतिस्थापन होने के कारण हमारे घरेलू उद्योग बढ़े, परंतु इस आयात प्रतिस्थापन के कारण हमने निर्यात पर ध्यान नहीं दिया, अतः निर्यात में वृद्धि नहीं हुई। ये हमें एक बहुत बड़ा दोष, एक बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। केवल हमने अपनी औद्योगिक नीति आयात प्रतिस्थापन पर ही बल देते रहे। औद्योगिक नीति में हमने अपने निर्यातों को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके कारण हमें 1990 तक आते आते काफ़ी हानि उठानी पड़ी, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रतियोगिता के अभाव के कारण घरेलू उद्योग वस्तु की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को हासिल करने में सफल नहीं रहा, असफल रहा। ये शब्द जो है ये है असफल, ये गलती से टाइप हो गया। इसका अर्थ है कि जैसा ऊपर हमने अभी पढ़ा था कि ये सोचा गया कि समय की एक निश्चित अवधि में इन घरेलू उद्योगों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मापदंड प्राप्त कर लिए जाएंगे, ये उनसे प्रतियोगिता कर पाएंगे, फिलहाल इनको संरक्षण देकर आगे बढ़ाइए। फिर भी इतना करने के बावजूद भी ये अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हासिल करने में असफल रहे। तो ये इसकी कमियां थी। लाइसेंस नीति की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होने के कारण, बहुत जटिल प्रक्रिया थी, इसमें समय बहुत लगता था, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। अर्थात जो उद्योगपति थे अपना लाइसेंस लेने के लिए रिश्वत का और भ्रष्टाचार का सहारा लेने लगे। समय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी फर्मों में अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। बड़ी फर्में की जिम्मेदारी किसकी थी? सार्वजनिक क्षेत्र की। और सरकारी फार्म जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई, समय के साथ उनमें भ्रष्टाचार, काम ना करना, काम चोरी, इनको बढ़ावा, ये चीज़ें बढ़ती गई, जिससे फर्मों को हानि उठानी पड़ी। और उस हानि का सारा बोझ किस पे आया? सरकार पर। तो इन सब कमियों के कारण तो आलोचनात्मक परीक्षण की यदि हम बात करें तो ये वाली चीज़ें 4 हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिले और 4 हमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स मिले। इन सब के कारण 1991 तक आते आते आर्थिक नीति में सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप 1991 में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो 1991 से शुरू हुई। और इस चैप्टर में आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उनको एक बार रिवाइज करते हैं। ये हमने शुरू किया था औद्योगिक विकास से। औद्योगिक विकास में सबसे पहले हमने पढ़ा कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अग्रणीय निर्धारित की गई। क्यों की गई? क्योंकि निजी क्षेत्र के पास पूंजी का अभाव था, निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की कमी थी, समाज कल्याण का उद्देश्य था सरकार के पास। इन सब कामों के लिए औद्योगिक नीति अधिनियम 1956 बनाया गया, जिसमें 3 तरह के उद्योगों का वर्गीकरण 3 अनुसूचियों में किया गया। पहली अनुसूची में 17 उद्योग जो केवल सरकार लगा सकती थी। दूसरी अनुसूची में 12 उद्योग जिन्हें सरकार और प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र दोनों मिलकर लगा सकते थे। तीसरी अनुसूची केवल निजी क्षेत्र के लिए खोली गई थी। सरकार की लाइसेंस नीति के बारे में पढ़ा कि नए उद्योग लगाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा निजी क्षेत्र को। उसकी जो अपनी वर्तमान फर्म है उसका विस्तार करना हो या उत्पादों का विविधीकरण करना हो तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार ने लघु उद्योग को भी बढ़ाने का प्रयास किया और लघु उद्योग की परिभाषा के बारे में बात की हमने। इसके बाद व्यापार नीति मुख्य रूप से आधारित थी आयात प्रतिस्थापन नीति पर। तो आयात प्रतिस्थापन नीति, इसका मुख्य गुण था व्यापार नीति का
जिसमें प्रशुल्क की और कोटे की बात की, प्रशुल्क की परिभाषा की बात की, कोटा क्या होता है ये पता लगाया, इस नीति को अपनाने के क्या कारण थे, इन चीज़ों के बारे में पता किया। इसके बाद हमने इस औद्योगिक नीति का आलोचनात्मक समीक्षा की। आलोचनात्मक समीक्षा का अर्थ है कि क्या इस नीति के कारण हमारे साथ अच्छा हुआ और कहाँ हमें नुकसान हुआ। इसमें चार चीज़ें हमने अच्छी पढ़ी जो हमें फ़ायदा हुआ, और चार ही चीज़ें हमने ऐसी पढ़ी जिनके कारण हमारे देश को नुकसान उठाना पड़ा। थैंक यू बच्चों। आज ये चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, NEP, नई आर्थिक नीति। थैंक यू।